हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं जितेंद्र यादव, जैसा आप सब जानते हैं। तो सभी को आज दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब अच्छे से रहें, खुश रहें और दिवाली को अच्छे से सेलिब्रेट करें। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूके वीज़ा रिफ्यूज़ल के बारे में। और मैं कहना चाहूँगा, जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को एंड तक देखें। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। सब्सक्राइब करते वक्त प्लीज़ बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं मेरे यूके वीज़ा रिफ्यूज़ल के बारे में। जी हाँ, मेरा यूके वीज़ा का जो है नहीं हो पाया, रिफ्यूज़ल आ गया। और मुझे पता नहीं कि ऐसा क्यों हुआ। जो रीज़न दिया है वो बड़ा फ़नी सा है कि मैं आपको जो मेरा रिफ्यूज़ल लेटर है वो भी आप क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं। मैं वहाँ शेयर कर दूँगा और आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि यूके वीज़ा जो है अप्लाई करते वक्त क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो बिल्कुल करनी ही नहीं चाहिए। मतलब मुझसे भी थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मिस्टेक तो हुई है, इसी वजह से रिफ्यूज़ल आया है। पर यार बड़ा दुख हो रहा है, क्योंकि यूके वीज़ा जो है मैंने अप्लाई किया था। और एक तो इनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, मतलब 10,000 रुपये के करीब इनकी फ़ीस है। और फिर जिस चीज़ के लिए मैंने अप्लाई किया था वो तो मेरा जो है नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए और अब हम बात करते हैं आगे के बारे में कि वीज़ा अप्लाई करते वक्त हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला जो है, जब हमें वीज़ा यूके वीज़ा के लिए अप्लाई करना है तो हमारे जो डॉक्यूमेंटेशन है उनके लिए हमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर रहना चाहिए। क्योंकि यूके वीज़ा के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन है वो बहुत हार्ड है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको पासपोर्ट चाहिए, जो कि 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ हो फ्रॉम योर ट्रैवलिंग डेट, और लास्ट के 2 पेज उसमें खाली हों। ठीक है। सेकंड जो चाहिए हमें, वो चाहिए हमारी 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट में मैं बताना चाहूँगा कि जब भी आप देखो, सबको पता होता है कि हमें जो है अगर कहीं जाने का कोई प्लान कर रहा होता है तो जैसे सबको पता होता है, मुझे भी पता था, अगर कोई कर रहा है तो उसे भी पता होगा। शायद ही कोई हो ऐसा बंदा जिसको ना पता हो। और जब हमें पता चलता है तब भी हम प्रिपेयर करते ही है ना। तो बैंक स्टेटमेंट जब भी आप तैयार करें तो कोशिश ये करो कि आप उसमें एक ही बैंक का अकाउंट लगाओ, 2 या 3 बैंकों के अकाउंट ना लगाओ। मतलब बैंक स्टेटमेंट आप जो भी अपनी अच्छे से अच्छी बनाए वो एक ही बैंक की बनाए, चाहे वो सेविंग्स का हो। अगर आपका कोई बिजनेस है तो आप करंट अकाउंट लगाओगे ही, साथ में सेविंग भी लगाओगे, लेकिन सेविंग्स का ऐसा ना हो कि मतलब 2 या 3 अकाउंट लगा रहे हो। क्योंकि उसमें क्या होता है ना कि अलग अलग बैंकों की स्टेटमेंट चेक करना, मुझे नहीं लगता कि काउंसलर के लिए इतना टाइम होता होगा कि वो सारी की सारी बैंक स्टेटमेंट्स चेक करते हों। ऐसा मुझे मेरे केस में भी लगा। तो 6 मंथ की जो भी आप बैंक स्टेटमेंट बना रहे हैं उसमें अच्छे से बैंक स्टेटमेंट बनाए, रीज़नेबल अमाउंट रखें। ठीक है, अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहे हैं, मैं 10 या 15 दिन के लिए जा रहे हैं, तो मिनिमम 6 या 7 लाख रुपए का अमाउंट उसमें मेंटेन करें। ठीक है, और ट्रैवलिंग डेट से कुछ टाइम पहले या वीज़ा आप जब भी अप्लाई कर रहे हो उससे कुछ पहले जो भी आप बैंक स्टेटमेंट निकाल रहे हो, तो तब कोई भी बड़ा अमाउंट ना ही तो आप अपने अकाउंट में क्रेडिट करें और ना अगर आप उसमें से डेबिट करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। मतलब एक अकाउंट जो है एक नॉर्मल वे में चल रहा है तो उसको चलने दीजिए, कोई बड़ी ट्रांजैक्शन या ना निकालें ना उसमें डालें। ठीक है, तो ये एक सबसे सबसे अच्छा मतलब तरीका है
ठीक है। थर्ड जो चीज़ है वो हमें चाहिए 3 साल की हमारी ITR। ठीक है। ITR भी हमारी जो है, आप ऐसा ना हो कि मतलब आपका अकाउंट अगर 6 लाख के लिए अलाउ कर रहा है कि आपकी सालाना इनकम जो 6 लाख है, तो आप 6 लाख ही बनवाएं। ऐसा ना हो कि मतलब उसको 8 लाख या 10 लाख कर दें या 5 लाख कर दें, ऐसा भी होता है। तो जो आपका अकाउंट शो कर रहा है उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी ITR जो है वो रेडी करवाएं। ठीक है। और अगर पीछे से कोई आवाज़ आ रही हो ना तो उसके लिए सॉरी दोस्तों, क्योंकि मैं अभी घर पर हूँ, तो सभी के यहाँ दिवाली की साफ़ सफाई चल रही है, तो इस वजह से हो सकता है थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही हो, तो प्लीज़ उसके लिए माफ़ करें। तो ITR जो है ना, क्या कहते हैं, अपने अकाउंट के हिसाब से ही बनवाएं। जो भी आपका अकाउंट है, जितना भी उसके हिसाब से बननी चाहिए, 6 लाख 7 लाख 8 लाख, तो उसके अकॉर्डिंग ही करें। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और इसमें ट्रिकी क्वेश्चन रहता है कि जब हम वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जब फिल कर रहे होते हैं तो कि आपकी इनकम क्या है। ठीक है। तो इसमें कभी भी अपनी जो ग्रॉस इनकम है वो मत बताइएगा। आपकी जो नेट इनकम है ना, मतलब सारे खर्चे निकाल के करने के बाद में जो आपके पास सेविंग्स बनती है वही आप अपनी इनकम में वहाँ पर क्या कहते हैं मेंशन करें। पूरा जो भी, मतलब ऐसा ना हो कि हम मतलब 10 लाख की रिटर्न भर रहे हैं और उसमें से हमारे हाथ में सेविंग्स बच रही है 4 लाख की और हमने 10 लाख का अपना इनकम शो कर दिया, तो ऐसा ना करें। अगर जैसे ही आप ऐसा करोगे तो वीज़ा रिफ्यूज़ल आ ही जाना है। बहुत रेयर चांसेस होंगे कि आपको वीज़ा अप्रूव हो जाए। ठीक है। तो एक तो इस चीज़ का ITR में ध्यान रखें। ठीक है। उसके बाद में फिर आपको चाहिए होता है इनविटेशन लेटर। ठीक है। इनविटेशन लेटर जो है वो चाहिए होता है। और मैंने क्योंकि बिज़नेस वीज़ा अप्लाई किया था, तो मेरा जो ऑर्गेनाइज़र था मोडा, क्योंकि हम बर्मिंघम जाने वाले थे, तो मोडा जो है एक ऑर्गेनाइज़र है, क्योंकि मेरा मैन्युफैक्चरिंग का काम है जिसमें हम लोग लेडीज़ गारमेंट्स वगैरह बनाते हैं। ठीक है। तो मेरे को फेयर अटेंड करने के लिए वहाँ जाना था, तो मैंने उनसे अपना जो है इनविटेशन लेटर मंगा लिया था। तो ऐसे ही अब सभी, अगर आप किसी ट्रैवल एजेंट के थ्रू कर रहे हैं तो आप भी वहाँ से। उसके बाद फोर्थ डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपका मेट फ्लैश फ़ोटो है, पासपोर्ट साइज़। ठीक है। 35x40। और समटाइम्स VFS आपसे मांग सकता है, और आप अपने पास रखें। वैसे तो मैं ये कहूँगा, जब अगर आप किसी भी वीज़ा को अप्लाई कर रहे हैं तो उस वक्त पे आपके पास में फ़ोटोज़ होनी चाहिए। ठीक है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ये सभी जगह यही लगती हैं। और उसके बाद जो है VFS में जब आप जाते हो तो VFS की जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो 1500 है। ठीक है। और नॉर्मली जो इनका वीज़ा प्रोसेस है UK का, वो 15 डेज़ का है। ठीक है। मतलब जिस दिन आप अप्लाई करोगे उसके बाद में 15 वर्किंग डेज़ में आपको आपका वीज़ा अप्रूव हुआ या रिफ्यूज़ हुआ, ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। ठीक है। और 10,000 रुपये में इनकी करीब करीब फ़ीस है UK वीज़ा की। नॉर्मल UK वीज़ा की जो फ़ीस है, मतलब नॉर्मल में आपका विजिटर भी आ गया, टूरिस्ट वीज़ा भी आ गया, बिजनेस भी आ गया। ठीक है। उसमें 6 मंथ की आपको सिंगल और मल्टीपल एंट्रीज मिलती हैं। ठीक है। ये है। और चौथी चीज़ जो है वो है आपकी सोर्स ऑफ इनकम। ठीक है। अगर आप कहीं पे एम्प्लॉई हैं, जॉब कर रहे हैं, तो आप अपनी सैलरी स्लिप और आपका ID कार्ड लगा सकते हैं। ठीक है। सैलरी स्लिप आपको जो है 3 मंथ्स की लगेगी, रिसेंटली जो भी आपकी 3 मंथ्स की सैलरी हो, सैलरी स्लिप हो। और एक और चीज़, अगर आप सैलरी अकाउंट में नहीं ले रहे हैं तो प्लीज़ सैलरी जो है वो अकाउंट में लें। ठीक है। क्योंकि जो बाय कैश सैलरी जो होती है, काउंसलर कभी उसको काउंट ही नहीं करते हैं। तो अकाउंट में अगर आपकी सैलरी 20,000 25,000 50,000 जो भी आ रही है, तो वो अकाउंट में लें। ठीक है। तो 3 मंथ्स की आपकी सैलरी स्लिप चाहिए और आपका ऑफिस ID कार्ड। ठीक है। ये लगेगा। और इसके बाद में जो आपका 5th डॉक्यूमेंट,
तो सैलरी स्लिप भी हो गया आपका आना। इसके बाद में आपकी जो है ट्रैवल आइटनरी। ट्रैवल आइटनरी दोस्तों, अगर जैसे आप यूके जा रहे हैं, यूके में आप कहाँ कहाँ जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं, बर्मिंघम जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको जहाँ जहाँ भी आपको यूके में ट्रैवल करना है, ठीक है, अगर आपको कहीं 2 दिन रुकना है, अगर सपोज आप लंदन जा रहे हो तो वहाँ आप 3 दिन रुक रहे हो, तो वहाँ आप 3 दिन का आप बताइए मैं 3 दिन रुक रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर आप बर्मिंघम जा रहे हैं तो बर्मिंघम का आप बताइए मैं यहाँ 3 दिन, मतलब अगर आपका 10 डेज़ का प्लान है तो वो 10 डेज़ का पूरा एक अच्छे से जो है ट्रैवल की आइटनरी वो बनाइएगा डेट वाइज, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और होटल बुकिंग और फ्लाइट बुकिंग जो है यूके एम्बेसी जो है सबसे बड़ी एक इनकी एक ये मेरे को पॉजिटिव साइन लगता है कि ये नहीं कहते कि मतलब आपको वीज़ा मिलने से पहले कोई कंफर्म फ्लाइट टिकट दिखानी है या कंफर्म होटल बुकिंग दिखानी है। इनको इनके लिए जो है आप यूके वीज़ा अप्लाई करते वक्त आप को फ्लाइट टिकट पहले से बुक करना या होटल बुकिंग कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और वो सारी चीज़ें आपको वीज़ा मिलने के बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इनका ये सबसे अच्छा एक प्लस पॉइंट है। मेरे केस में क्या हुआ कि मुझे मतलब शायद मेरा बैड लक कहो कि जो मुझे वीज़ा नहीं मिला, क्योंकि मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट लगाए थे, ठीक है, सारी चीज़ें सही थी। इनफैक्ट उन्होंने मुझे मेरे वीज़ा को कंफर्म करने के लिए मेरे ऑफिस में 2 बार कॉल भी किया। अनफॉर्चुनेटली वो कॉल पिक नहीं हुआ और इस वजह से उन्होंने मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ल कर दिया। और क्योंकि मुझे पता ही नहीं था पहले कि यूके एम्बेसी से कोई आपके लिए इंटरव्यू कॉल भी आ सकता है, ठीक है। क्योंकि जहाँ तक मेरे को पता था या मैंने किसी से पूछा भी था तो सबने मेरे को यही बताया था कि मतलब यूके एम्बेसी जो है वो कभी कॉल वगैरह नहीं करती है। तो मुझे भी यही पता था, और करती है या नहीं करती, सबसे बड़ी बात है ऑफिस में कॉल तो पिक होना चाहिए ना। तो मेरा वो कॉल जो है ऑफिस के लैंडलाइन नंबर वो पिक नहीं हुआ, क्योंकि मेरे यहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं, तो शोर शराबे में मेरे को पता ही नहीं पड़ा कि ऑफिस में अंदर कहीं जो है लैंडलाइन कॉल आ रहा है या नहीं, क्योंकि आजकल मोबाइल का टाइम चल रहा है, इतना ध्यान ही नहीं दिया। और मेरा मतलब मैंने कहीं पे उनको दिया भी नहीं था कि मेरा ऑफिस का लैंडलाइन नंबर ये है। हो सकता है उन्होंने मेरे लेटर हेड पे से या मेरे विजिटिंग कार्ड से कहीं से ले लिया और उसी से उन्होंने नंबर डायल कर दिया, तो ये मेरी मिस्टेक है। और इसी वजह से मेरा जो है यूके वीज़ा रिफ्यूज़ल हुआ। बाद में उन्होंने बहुत सारे रीज़न मेरे को लिख के दे दिए। उन्होंने यहाँ ये भी बोल दिया कि कहते कि हमें नहीं लगता कि आपकी इंटेंशन है कि आप यूके, आपकी जब विजिट एंड हो जाएगी उसके बाद आप यूके जो है वो छोड़ोगे भी आप वहाँ से, हमें नहीं लगता कि आपकी इंटेंशन है वापस आने की। तो ये सारी चीज़ें बात की रही। अगर मुझे लगता है कि मेरा अगर लैंडलाइन जो मेरे ऑफिस में कॉल आया था वो अगर पिक हो जाता तो 99% आई एम श्योर कि मुझे जो है वीज़ा मिल जाता। लेकिन इसके बीच इन सभी चीज़ों के बीच में मेरे को जो नुकसान हुआ कि मैंने जो मेरा फेयर के लिए मेरी जो बुकिंग थी, एडवांस बुकिंग जो करनी पड़ती है वो मैं कर चुका था, जिसके लिए मैं 7 लाख ऑलरेडी पे कर चुका था, जो कि मैं आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा अब, ठीक है। और मतलब सारी चीज़ें तो ओवरऑल जब मेरा ये फर्स्ट रिफ्यूज़ल आया उसके बाद में मैंने अपना सेकंड फास्ट ट्रैक वीज़ा भी अप्लाई किया, जिसकी फ़ीस जो है 500 पाउंड है और करीब करीब 50,000 रुपये है। लेकिन उसके बाद में उन्होंने मेरा सेम वो भी जो है रिफ्यूज़ कर दिया। तो इसलिए मैं सबसे जो एक ध्यान देने वाली बात है वो मैं आप यही बोलना चाहूँगा कि मतलब डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से करें, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन में मतलब आपका बैंक स्टेटमेंट हो गया, ठीक है, फ़ोटो हो गया, पासपोर्ट हो गया, आपका पासपोर्ट और आपका ट्रैवल आइटनरी हो गया, ट्रैवल इंश्योरेंस हो गया, ठीक है, और सफिशिएंट अमाउंट रखें। और सबसे बड़ी बात, जब भी आप अपना वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं या कोई और भर रहा है तो प्लीज़ बहुत ध्यान से भरें, साथ में भरें। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगा कि खुद से भरें, किसी और से ना भरवाएं, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि आपको क्या भरना है, क्या चीज़ है। अगर आप किसी और को बोलते हो तो मुझे लगता है कि
कहीं ना कहीं मिस्टेक हो सकती है। तो जो मिस्टेक मुझसे हुई है प्लीज़ कोई ना करें। और ऐसा नहीं है कि यूके वीज़ा नहीं आता, यूके वीज़ा आ जाता है। मैं दोबारा कुछ टाइम बाद अप्लाई करूँगा और देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में वीज़ा रिफ्यूज़ल की ना बनाऊँ, मैं वीज़ा अप्रूवल की बनाऊँ और सबको बताऊँ कि मेरा वीज़ा आ गया है। तो इसी के साथ दोस्तों हम ये वीडियो करते हैं यहाँ ख़त्म। सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे रहें, खुश रहें और दिवाली को अच्छे से सेलिब्रेट करें। बाय बाय।